हेलो फ्रेंड्स। तो जो हमारी संस्कृत शिक्षण वीडियो से संबंधित वीडियो सीरीज चल रही थी, आज मैं उसका पार्ट 9 लेके आई हूँ। पार्ट जो 8 था उसके अंतर्गत हमने भाषा शिक्षण से संबंधित 3 सिद्धांत पढ़ लिए थे, जिसके अंतर्गत स्वाभाविकता का सिद्धांत हमने पढ़ लिया था, क्रियाशीलता का सिद्धांत हमने पढ़ लिया था और रुचि का सिद्धांत हमने पढ़ लिया था। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम ये 3 सिद्धांत पढ़ चुके हैं और इससे आगे हम जितने भी हमारे और बाकी के सिद्धांत हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो हमारा अगला जो चौथा सिद्धांत है मौखिक कार्य का सिद्धांत। इसके अंतर्गत बताया गया है कि हमें बालक को सबसे अधिक मौखिक रूप से बोलने के अवसर उसे प्रदान करने चाहिए, ताकि वह अपनी जो संस्कृत संबंधी शब्दावली या फिर व्याकरण का उसे मौखिक रूप से ज्ञान हो, और वह जब वह किसी बात को बोलेगा या फिर किसी भी संस्कृत संबंधी किसी वाक्य को बोलेगा या फिर कठिन शब्दों को बोलेगा, तो उसके उच्चारण से संबंधित जितने भी दोष है उनको हम दूर कर सकते हैं, और जो क्लिष्ट लगने वाले शब्द हैं उनको भी बार बार वह उसके अभ्यास करेगा तो वो क्या होगा, उसके लिए सरल बन जाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि छात्र को अधिकाधिक बोलने के अवसर देना, ताकि संस्कृत शब्दावली एवं व्याकरण की विभिन्न रूप मुख्य रूप से सीखे जा सकते हैं। जो संस्कृत के जो शब्दावली है या फिर व्याकरण के जो विभिन्न रूप है उनको क्या किया जा सके, मौखिक रूप से भी बच्चा उन्हें सीख सके। तो हमें क्या करना चाहिए, बालक को अधिक से अधिक बोलने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि हमें भी ये पता चले कि बालक कितना सीख रहा है और उसकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है वह किस प्रकार की है। अगला हमारा पॉइंट है कि लिखित कार्य का आधार मौखिक अभिव्यक्ति होती है। जो लिखित कार्य होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मौखिक रूप से बच्चे को बताते हैं और उसके बाद लिखित रूप में बच्चे को बताते हैं। जो लिखित कार्य है जो बच्चों ने लिखा है उसका जो आधार होता है, मूलभूत आधार क्या होगा, मौखिक अभिव्यक्ति होगी। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि लिखित कार्य का आधार क्या होगा, तो क्या होगा, मौखिक अभिव्यक्ति होगी। अगला हमारा 4th पॉइंट है, सर्वप्रथम मौखिक तत्पश्चात लिखित कार्य करवाएं। सबसे पहले बच्चे को मौखिक रूप से हमें बताना चाहिए, या फिर बच्चे से मौखिक रूप से उसके जो पूरा ज्ञान है या फिर कोई भी हमारा क्वेश्चन है तो उसके बारे में हमें बच्चे से सबसे पहले पूछना चाहिए और उसके बाद हमें लिखित कार्य करवाना चाहिए। आपने भी देखा होगा, सबसे पहले हमें अध्यापक क्या करता है, सबसे पहले हमें जो भी उसे विषय वस्तु पढ़ानी होती है उसका मौखिक रूप से हमें ज्ञान देता है। मौखिक रूप से ज्ञान देने के बाद जो उसने मौखिक रूप से हमें बताया उसको एक लिखित स्वरूप प्रदान करता है। ठीक है, तो हमें बच्चे को सबसे पहले मौखिक रूप से बताना चाहिए, उसके बाद हमें लिखित कार्य करवाना चाहिए। इससे बालक सक्रिय रहते हैं, क्योंकि जब उसने मौखिक रूप से अपने शिक्षक से सुना तो उसके प्रति एक समझ विकसित हुई और उसने उस चीज को मानसिक रूप से उसे समझा, तो इससे बालक क्या होगा, सक्रिय होगा, उसके प्रति उसकी रुचि उत्पन्न होगी। जो भी विषय वस्तु उसे शिक्षक पढ़ा रहा होगा उसके प्रति उसकी, जब वह उसे मौखिक रूप से समझेगा, जब वह उसे अपने जो पूरा ज्ञान है उसके साथ जोड़कर उसे समझेगा, तो उसके के प्रति उसकी क्या होगी, रुचि उत्पन्न होगी और बालक सक्रिय रूप से उस विषय वस्तु को पढ़ने में अपने योगदान देगा। तो इसमें है कि सर्वप्रथम मौखिक तत्पश्चात लिखित कार्य करवाए, इससे बालक सक्रिय रहते हैं तथा ज्ञान चिरस्थायी रहता है। क्योंकि सबसे पहले बालक मानसिक रूप से उसे सुनेगा, मानसिक रूप से सुनने के पश्चात उसे लिखित रूप से एक स्थायी ज्ञान के रूप में लिखेगा, ताकि अगर उसे फिर कभी उसे पढ़ना हो तो वह उसे लिखित रूप में पढ़ सके। ठीक है, तो वह क्या करता है, ज्ञान को चिरस्थायी करता है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये समझ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमें भी आगे से आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो हमारा अगला 5वां सिद्धांत है अनुपात क्रम का सिद्धांत। अनुपात क्रम का सिद्धांत, इस सिद्धांत का मेन पॉइंट ये है या फिर मेन बिंदु ये है कि हमारे व्यवहार के कितने पक्ष होते हैं। मैंने साइकोलॉजी में ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था, एक वीडियो बनाया था मैंने साइकोलॉजी से संबंधित, उसमें बताया था कि व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इनके भी आगे जितने छह इनके भाग होते हैं उनके बारे में भी उस वीडियो में बताया था। तो हमें मूल रूप से हम देखें तो जो व्यवहार के कितने पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं। तो अनुपात क्रम सिद्धांत यह कहता है कि जो व्यवहार के तीनों पक्ष हैं उनको शिक्षक को तीनों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। ये शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वह एक ही पक्ष पर ध्यान देकर शिक्षण कार्य करवाए। शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है कि वह बालक के ज्ञानात्मक पक्ष पे भी ध्यान दे, भावात्मक पक्ष पे भी ध्यान दे और क्रियात्मक पक्ष पे भी ध्यान दे। यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध किससे होगा, उसकी जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उनसे ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध होगा, भावात्मक पक्ष का संबंध उसकी भावनाओं से होगा और क्रियात्मक पक्ष का संबंध उसके कार्य करने से होगा,
कार्य करने से नहीं, जो प्रयोग होते हैं या फिर जो बालक करके सीखता है उसका संबंध किससे होगा, उसके क्रियात्मक पक्ष से होगा। ठीक है, तो जब भी शिक्षक शिक्षण कार्य करवाए तो उसका मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चों के सभी जो व्यवहार के पक्ष हैं या फिर सभी पक्षों का बच्चों का विकास हो। तो इसके अंतर्गत हमें बताया गया है अनुपात का एक उद्देश्य ज्ञानात्मक भावात्मक एक क्रियात्मक उद्देश्यों के उचित अनुपात से है। अनुपात का क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि जो हमारे ज्ञान व्यवहार के पक्ष है, ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक, उनका उचित अनुपात से, यानी कि उनके उचित रूप से सभी को जो हमारे व्यवहार के पक्ष है उनको सभी को एक लेवल में लेकर बच्चे को शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। अगला हमारा है, तो आगे हमारा है अतः उद्देश्यों का क्रमानुसार बल देना चाहिए, जैसे कि ग्रहण, श्रवण एवं पठन के पश्चात अभिव्यक्ति, भाषण और लेखन पर बल। इसमें यह बताया गया है कि उद्देश्यों पर क्रमानुसार बल देना चाहिए, यानी कि आगे जो क्रम बताया गया है उसके अनुसार हमें उद्देश्यों पर बल देना चाहिए। जैसे कि ग्रहण यानी वह ज्ञान को किस प्रकार से ग्रहण करेगा, या तो वह सुनकर ग्रहण करेगा या फिर वह पढ़कर ग्रहण करेगा। तो बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, ज्ञान को ग्रहण करेगा, या तो वह स्वयं पढ़कर या तो वह बुक से पढ़ेगा या फिर जो अध्यापक उसे मौखिक रूप से बता रहा है उसको मौखिक रूप से सुनकर उसे ग्रहण करेगा। उसके पश्चात अभिव्यक्ति पर हमें बल देना चाहिए। अभिव्यक्ति पर बल किस प्रकार से देना चाहिए कि जो बच्चे ने सुना है वह उसे याद हुआ है या फिर नहीं हुआ, हमने जो उसमें परिवर्तन सोचे थे वांछित परिवर्तन उसमें हुए हैं या फिर नहीं है, तो वह अपनी अभिव्यक्ति किसी प्रकार करेगा, या तो भाषण के माध्यम से या फिर लेखन के माध्यम से, या तो अपने बोलकर अपनी जो ज्ञान है उसको प्रकट करेगा या फिर वह उसे लिखकर प्रकट करेगा। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि हम ग्रहण की, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा ग्रहण करने के माध्यम कौन से हैं, ग्रहण किस प्रकार कर सकता है, तो ग्रहण करने वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, या तो वह सुनकर ग्रहण करेगा या फिर वह पढ़कर ग्रहण करेगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अभिव्यक्ति के माध्यम कौन से हैं, तो अभिव्यक्ति के माध्यम होते हैं या तो वह भाषण के माध्यम से यानी बोलकर अभिव्यक्त करेगा या फिर वह अपनी बातों को लिखकर अभिव्यक्त करेगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया अनुपात क्रम का सिद्धांत क्या है। अनुपात क्रम का सिद्धांत यह कहता है कि बालक के तीनों पक्षों का समान रूप से विकास होना चाहिए, और तीनों पक्ष कौन से हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष तीनों का। ठीक है, तो आगे इसमें है कि आगे इसमें वह बताया गया कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी जो कौशल है उस पर ध्यान देना चाहिए, माध्यमिक स्तर पर कौन से कौशल पर ध्यान देना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन से कौशल पर ध्यान देना चाहिए। और इनसे संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर कौन से कार्य में सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, माध्यमिक स्तर पर कौन से क्वेश्चन में सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक स्तर पर मुख्य कार्य में हमें सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मौखिक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का, या फिर जो भी क्वेश्चन हम सवाल कर रहे हैं उसे मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक आधारित व्याकरण ज्ञान देना चाहिए। क्या माध्यमिक स्तर पर क्या होता है, बच्चे में जो मानसिक स्तर होता है उसका थोड़ा डेवलप हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो व्याकरण आधारित ज्ञान उस बच्चे को देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर हमें स्वाभाविक रूप से हमें भाषा सिखानी चाहिए बच्चे को, और जब वह माध्यमिक स्तर पर आ जाएगा तो उसे व्याकरण का थोड़ा बहुत आधारित क्या करना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। और उच्च स्तर पर अनुवाद, रचना आदि का बच्चे को हमें ज्ञान देना चाहिए। तो आप समझ गए, प्राथमिक स्तर पर हम बच्चे को क्या करेंगे, मुख्य कार्य करवाएंगे, माध्यमिक स्तर पर उसे व्याकरण से संबंधित क्या कार्य करवाएंगे, व्याकरण ज्ञान उसे देंगे, और उच्च स्तर पर उसे अनुवाद, रचनाएं आदि करवाएंगे। तो आगे हमारा संक्षेप में कहें तो पढ़ने से पहले बोलना, पढ़ने से पहले क्या होगा, बोलना, नेत्र से पहले कान, आवर्ती से पहले प्राप्ति के सिद्धांत का उपयोग। अगर हम संक्षेप में कहें तो यहाँ पर कौन से सिद्धांतों का प्रयोग हुआ है, पढ़ने से पहले बोलने का, नेत्र से पहले कान का और आवर्ती से पहले प्राप्ति के सिद्धांत का उपयोग हुआ है। स्वतंत्र कार्य से पूर्व अभ्यास एवं व्यक्तिगत से पूर्व सामूहिक। स्वतंत्र कार्य से पूर्व क्या होता है, अभ्यास, और व्यक्तिगत कार्य से पूर्व सामूहिक। इन सब सिद्धांतों का क्या हुआ है, इसमें उपयोग हुआ है। तो इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि बच्चा पढ़ने से पहले बच्चा क्या करेगा, किसी भी चीज को बोलेगा। जिस प्रकार से हमारी आंखों से पहले क्या आते हैं, कान आते हैं, उसी प्रकार से पढ़ने से पहले बच्चा बोलना सीखता है। और आवर्ती से पहले क्या होगी, प्राप्ति के सिद्धांत का उपयोग इसमें किया गया है। स्वतंत्र कार्य करने से पहले आप किसी भी कार्य को स्वतंत्र
रूप से करना चाहते हो तो उससे पहले हमें क्या है, अभ्यास की आवश्यकता। और व्यक्तिगत यानी आप अकेले किसी कार्य को करना चाहते हैं, हाँ आप अकेले भी किसी कार्य को परफेक्ट रूप से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर उसे सामूहिक रूप से समूह में करेंगे तो आपको व्यक्तिगत रूप से वह कार्य करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो और इस रूप में भी समझ सकते हैं इसे कि हम सबसे पहले जो हमारी प्राथमिक क्लासें होती हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा हम कौन से वाचन पे ध्यान देते हैं, सहस्वर वाचन पे। और सहस्वर वाचन हमेशा कौन से क्या होता है, सामूहिक होता है, ठीक है। तो इसमें आप व्यक्तिगत से पूर्व इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि बच्चे को हम जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं उनके अंतर्गत बच्चे को सहस्वर वाचन करवाते हैं। और सहस्वर वाचन क्या होता है, सामूहिक होता है। और उसके बाद हम व्यक्तिगत माध्यमिक स्तर पर जब आ जाएगा उसके जो मानसिक स्तर है उच्च स्तर पर वह आ जाएगा तो उसका मानसिक स्तर वह थोड़ा डेवलप हो जाएगा तो उसके व्यक्तिगत रूप से वह कार्य करने लग जाएगा, ठीक है। तो इन सब सिद्धांतों का अनुपात क्रम जो सिद्धांत है उसमें उपयोग हुआ। अगला हमारा 6 नंबर का सिद्धांत है व्यक्ति भिन्नताओं का सिद्धांत। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में भिन्न होता है। आप देख सकते हैं अपने चारों तरफ देख सकते हैं, फिर प्रत्येक बालक को आप देख सकते हैं, प्रत्येक बालक अन्य बालकों से क्या होगा, भिन्न होगा। उसकी जो सोचने की क्षमता, उसकी मानसिक क्षमता, वह शारीरिक रूप से भी उनसे भिन्न हो सकता है और वह मानसिक रूप से भी भिन्न हो सकता है और वह भावात्मक रूप से भी अन्य बच्चों से भिन्न होते हैं। आप देख सकते हैं प्रत्येक बच्चा कोई भी बच्चा आपस में कोई भी समानता है, बहुत कम समानता होती है जो वो दर्शाते हैं, लेकिन अधिकतर जो क्या होती है उन्हें व्यक्तिगत भिन्नताएं आ जाती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न भिन्न होना ही क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता होता है। तो हमें जब भी हम शिक्षण कार्य करवाएं, एक शिक्षक जब शिक्षण कार्य करवाए तो वह उसका मूल कर्तव्य होता है कि जो बच्चे हैं एक क्लास में, आप देख सकते हैं कि एक क्लास में प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं, एक क्लास में मंद बुद्धि बच्चे भी होते हैं, एक क्लास में सामान्य बुद्धि के बच्चे भी होते हैं और एक क्लास में मूर्ख बुद्धि के भी बच्चे होते हैं, नहीं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये बच्चों को जो प्रकार है वो टर्मन की जो पद्धति है उसके अंतर्गत बताया गया है साइकोलॉजी में। तो आप देख सकते हैं कि एक क्लास में प्रत्येक टाइप के बच्चे होते हैं, प्रत्येक स्तर के बच्चे होते हैं। तो शिक्षक को उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसके आधार पर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखकर ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षक को करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को आसानी से पढ़ाया जा सके या फिर उनको सभी को आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक जो शिक्षक होता है उसको प्रत्येक बच्चे की मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। तो अब आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। शिक्षक का छात्र एवं बुद्धि के अनुसार बालक को अवसर प्रदान करना चाहिए। शिक्षक को, यहाँ पे छात्र और ये को थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई, शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्र की बुद्धि के अनुसार उसे अवसर प्रदान करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट है सभी छात्र अलग अलग, जैसे कुछ कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के और कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, इनके आधार पर ही शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक क्लास में क्या होते हैं, प्रत्येक बच्चा अलग अलग होता है, कुछ बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे सामान्य होते हैं और कुछ बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं। तो इनको ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। अलग अलग छात्रों के अनुसार अपना शिक्षण का स्तर रखना चाहिए। अलग अलग जो छात्र होते हैं उनको ध्यान में रखकर हमें शिक्षण कार्य करवाना चाहिए और उनका शिक्षण का स्तर भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अगला हमारा है 7वां सिद्धांत, समवाय का सिद्धांत। समवाय का एक शिक्षण विधि भी हमने पढ़ी थी, समवाय की या फिर सामूहिक शिक्षण विधि। तो इसके अंतर्गत मैंने बताया था कि जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उनके जो अच्छे अच्छे पॉइंट है उनको एक जगह करके बच्चे को पढ़ाया जाता है। किसी भी जो शिक्षण विधि है उसकी अवहेलना नहीं की जाती। तो समवाय के सिद्धांत पे भी यही होगा। इसमें क्या होगा, जितने भी हमने अभी तक जो सिद्धांत पढ़े हैं उनमें जो अच्छी बातें हैं उनको एक जगह कर, जो भी टीचर को अच्छा लगेगा कि मुझे अब इस सिद्धांत का प्रयोग करना, उसी सिद्धांत का वह प्रयोग करेगा, वह क्या होगी, सामूहिक सिद्धांत होगा। यानी कि जितने भी सिद्धांत हैं उन सब में से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाना ही क्या होता है, समवाय सिद्धांत होता है। तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत क्या लिखा है। समवाय अर्थात साथ में ही। समवाय का अर्थ क्या होगा, साथ में ही। पाठ के आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि पाठ के साथ में ही संक्षिप्त अंशों का ज्ञान प्रदान करना। संक्षिप्त अंशों का मतलब है कि अगर पाठ के साथ में कोई व्याकरण से संबंधित ज्ञान आ गया या फिर आप गद्य पढ़ा रहे हो तो कुछ पंक्तियां पद्य की आ गई तो वहीं पर क्या करना, उनकी जानकारी हमें बच्चों को बताना। ये नहीं कि अगर व्याकरण से संबंधित कोई पंक्तियां आ गई तो हम उनको बच्चों को अध्ययन न करवाएं। तो समवाय का अर्थ होता है कि पाठ में साथ ही या तो पाठ के साथ ही
या फिर साथ में बच्चों को संक्षिप्त अंशों का ज्ञान प्रदान करना। तो हमारा अगला पॉइंट है पाठ्य पुस्तक के साथ ही व्याकरण आदि का ज्ञान कराना। संवाद सिद्धांत में हमने देखा कि पाठ्य पुस्तक, मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर पाठ के अंतर्गत जिस भी टॉपिक से संबंधित अगर कोई अन्य गद्य का पाठ पढ़ा रहा हो और वहाँ पर व्याकरण से संबंधित या फिर पद्य से संबंधित कोई पंक्तियां आ गई तो उनका वहीं पे ज्ञान प्रदान करना। अगला हमारा पॉइंट है पाठ को दृश्य श्रव्य उपकरणों के साथ पढ़ाना। जब हम बच्चे को पाठ को दृश्य श्रव्य उपकरणों के साथ पढ़ाएंगे तो बच्चे में उसके प्रति क्या होगी, रुचि उत्पन्न होगी और वह अच्छी तरीके से उसे समझ भी पाएगा। अगला हमारा पॉइंट है श्लोक पाठ के समय ही उसे संबंधित ग्रंथ, कवि इत्यादि के नाम बताना। समवाय का मतलब ही क्या हो गया, हमें बच्चे को जो उस पाठ से संबंधित जितने भी पॉइंट है या फिर उस पाठ में जो भी बिंदु आ रहे हैं उनको उसी स्थान पे बताना। ठीक है, तो अगर हम श्लोक से संबंधित बच्चे को पाठ पढ़ा रहे हैं तो उससे संबंधित ग्रंथ या फिर कवि का नाम या फिर कवि से संबंधित कोई और रचनाएं हैं जो कि उस पाठ से संबंध रखती हैं या फिर कोई अन्य कवि की कोई रचनाएं हैं जो कि उस पाठ से संबंध रखती हैं, तो उनका वहीं पे बच्चों क्या करवाना, ज्ञान करवाना। तो समवाय सिद्धांत आप समझ गए, जो हमने समवाय या फिर सामूहिक एक वो पढ़ी थी, विधि पढ़ी थी, उसी के अनुसार ये समवाय का सिद्धांत है, यानी कि पाठ में जो कुछ भी आ रहा है बच्चों को वहीं पे उसका ज्ञान करवाना साथ के साथ ही। अगला हमारा सिद्धांत होगा चयन एवं विभाजन का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि चयन एवं विभाजन का सिद्धांत, जब हम पाठों का चयन करें या फिर मान लो हमारे टोटल हमारे जो संस्कृत की पुस्तक है उसमें 14 पाठ है, तो हमें बच्चों को इस प्रकार से हमें पढ़ाना चाहिए या फिर हमें इस प्रकार से पाठों का चयन करना चाहिए कि मान लो कोई पाठ है वह किसी पर्व से संबंधित है, मान लो वह होली से संबंधित है, तो उस पाठ को हमें उस समय पढ़ाना चाहिए जब उस होली के आसपास के समय हमें बच्चों को वह पाठ पढ़ाना चाहिए। ठीक है, जब होली आने वाली हो तो अगर हम बच्चे को तब वो पाठ पढ़ाएंगे तो वो बच्चा उसे अधिक समझ के साथ उसे समझ पाएगा, एक वास्तविक रूप से उसे समझ पाएगा, क्योंकि उसके या तो हम होली के अवसर पर उसे पढ़ाएंगे या फिर होली के आसपास, तो उसे ये पता होगा कि होली पर हम अब भी ये कर रहे हैं और हमें पाठ में भी ये पढ़ाया गया था। जैसे कोई 15 अगस्त से संबंधित पाठ है तो हमें उसे 15 अगस्त के लगभग हमें पढ़ाना चाहिए कि 15 अगस्त पर ये करते हैं। उस पाठ में क्या आएगा, 15 अगस्त से संबंधित जो हम विद्यालय में क्रिया करवाएंगे या फिर जो भी हमें बच्चों से हम गतिविधियां करवाएंगे वही उस पाठ में आएंगे, तो बच्चों को अधिक अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगर कोई ऋतु से संबंधित पाठ है, जैसे बसंत ऋतु से संबंधित पाठ है, तो हमें वो पाठ बसंत ऋतु के अकॉर्डिंग हमें उसे पढ़ाना चाहिए, नहीं बसंत ऋतु आने वाली हो तभी उसे पढ़ाएं, जिससे कि बच्चों में एक समझ पैदा हो। तो आप समझ के चयन और विभाजन का सिद्धांत क्या है, इसमें मतलब पाठों का इस प्रकार से हमें चयन या फिर विभाजन करना चाहिए कि कोई अगर वह किसी पर्व या फिर उत्सव या फिर कोई मुख्य दिवस या फिर ऋतु से संबंधित हो तो हम उन ऋतुओं के समय ही उसे या फिर उन उत्सवों के समय ही उसे हम पढ़ाएं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि पुस्तक के पाठों को पढ़ाने हेतु पाठों का चयन, समझ में आ गया, पाठों का चयन, पर्व है या फिर पर्व है, उत्सव है, यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया, इसके लिए आपसे बहुत क्षमा प्रार्थना है, क्योंकि हम जब इस टाइपिंग करते हैं तो बहुत सी चीजें होती हैं जो जल्दबाजी में लिखी जाती हैं, तो आप से हम समय मान सकते हैं और तो हम कर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पर्व है, कोई भी पर्व है या फिर कोई उत्सव है, उत्सव। ठीक है, तो इसको आप करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर पर्व है, यहाँ पर उत्सव है। मुख्य दिवस ऋतु आदि के आधार पर करना चाहिए। जब हम पाठों का चयन करें तो हमें पर्व उत्सव मुख्य दिवस और ऋतु के आधार पर करना चाहिए। जैसे कि स्वतंत्रता दिवस पाठ को 15 अगस्त के आसपास पढ़ाना। ठीक है, और आगे होली, दीपोत्सव इत्यादि पाठों को त्योहारों के आसपास पढ़ाना आदि। आपको समझ में आ गया, मैंने आपको पढ़ा दिया कि जब जो त्योहार है या फिर जो भी फंक्शन है उसके लगभग हमें बच्चों को वो पाठ पढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से छात्रों को इस विशेष दिवसों का ज्ञान अच्छी तरीके से प्रत्येक तरीके से हो जाता है। जब हम ऐसा करेंगे तो उन विशेष दिवसों का ज्ञान बच्चों को अच्छी तरीके से हो जाएगा और प्रत्येक तरीके से उसे ये ज्ञान हो जाएगा। तो अगला हमारा पॉइंट है बहुमुखी सिद्धांत। इसके बाद हम एक और सिद्धांत पढ़ेंगे जो कि हमारा लास्ट सिद्धांत होगा। तो बहुमुखी सिद्धांत में हमें बताया गया है कि
एक उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जाना चाहिए। एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें अनेक प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि आपको रीट पास करनी है। आपका उद्देश्य तो यही है कि आपको बस रीट पास करनी है, लेकिन आपको रीट पास करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करने चाहिए। जैसे कि अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो आप कोचिंग लीजिए, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आप किसी बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनके माध्यम से पढ़ना चाहते हो तो उनके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आपका उद्देश्य तो एक ही है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आप बहुत सारी ऑप्शंस या फिर बहुत सारे उद्देश्य या फिर बहुत सारे प्रयास आप उसे पाने के लिए कर रहे हो। तो यही क्या बहुमुखी सिद्धांत है, यानी कि एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें अनेक प्रकार के प्रयास करने चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बहुमुखी सिद्धांत क्या है। तो अगला हमारा सिद्धांत है, ये आपका 10 नंबर का सिद्धांत है, यहाँ पर ये लिखा नहीं गया। ठीक है, तो अगला हमारा भावात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत, यानी अपनी भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। शिक्षण के समय छात्रों की भावनाओं को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब हम शिक्षण कार्य करवाएं तो हमें एक शिक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अपनी भावात्मक जो अभिव्यक्ति है उसके अवसर प्रदान करें। ये नहीं कि मतलब शिक्षक उन्हें पढ़ा रहा है और बच्चों को हम उनकी अभिव्यक्ति का अवसर नहीं दे रहे। इससे क्या होगा, बालक होंगे वह निष्क्रिय होंगे और जो शिक्षण कार्य होगा वह रुचिकर नहीं होगा। तो एक शिक्षक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब मैं बच्चों को पढ़ाऊं तो बच्चों की जो भावात्मक अभिव्यक्ति का उन्हें अपनी बातें रखने का उन्हें पर्याप्त अवसर दूं। ठीक है, तो भावात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षण के समय छात्रों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के प्रयोग स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे बालक अधिक जुड़ाव के साथ शिक्षण कार्य में भाग ले सके। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि वह अपनी बातों का बच्चे जो भी उसके डाउट्स होंगे या फिर जो भी वह सोच रहा होगा वह अगर शिक्षक के सामने उसे प्रस्तुत करेगा तो उसका एक जुड़ाव शिक्षण के प्रति होगा। ठीक है, तो हमें बच्चे को अधिक से अधिक भावात्मक अभिव्यक्ति के उसे अवसर देने चाहिए। अगला हमारा सिद्धांत है अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण का मतलब होता है कि अनुकरण करके आप किसी को देखकर उस हूबहू उसकी नकल करते हैं, वही क्या होता है, अनुकरण होता है। जैसे कोई मोटरसाइकिल चला रहा है तो आपकी इच्छा हो कि मैं भी मोटरसाइकिल चलाऊं, तो आप उसे देख कर उसका क्या कर रहे हो, उससे उसकी नकल कर रहे हो। तो नकल करना क्या होता है, एक प्रकार से अनुकरण करना होता है। और बच्चा सर्वाधिक सबसे पहले वह किसी सिक्के का अनुकरण के माध्यम से सबसे अधिक सीखता है। तो इसमें लिखा गया है कि बालक को शिक्षण के समय अधिक से अधिक अनुकरण के अवसर देने चाहिए। ठीक है, तो आप समझ के अनुकरण के मतलब जो शिक्षक कार्य करवा रहा है बच्चों को भी वही कार्य शिक्षक के द्वारा करवाना चाहिए। अनुकरण के अवसर उन्हें देने चाहिए, उनकी त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए। अनुकरण करते समय वह जो भी त्रुटियां करते हैं उनका क्या करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। इससे क्या कहते हैं, संशोधन का सिद्धांत भी कहते हैं। जब बच्चों को हम अनुकरण के अवसर देते हैं और उनकी तो त्रुटियां वह बच्चा करता है तो उन त्रुटियों में जो सुधार करते हैं हम, तो इस सिद्धांत को हम क्या कह सकते हैं, संशोधन सिद्धांत भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले जो शिक्षक द्वारा क्या करवाया जाएगा, आदर्श वाचन करवाया जाएगा। आदर्श वाचन के बाद में बच्चों के द्वारा अनुकरण वाचन करवाया जाता है। तो यही इस सिद्धांत में बताया गया है कि बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षक के अनुकरण करने का अवसर देना चाहिए और उनमें जो वह त्रुटियां कर रहा है उनको संशोधित हमें करना चाहिए। उन त्रुटियों को बच्चों को बताना चाहिए कि तुम यहाँ पे त्रुटियां कर रहे हो और इसमें ये सुधार आपको करना है बच्चों को। तो अगला पॉइंट है, बच्चे अनुकरण के द्वारा जल्दी सीखते हैं। बच्चे अपने शिक्षक का अनुकरण करते हैं। तो सबसे अधिक आपने देखा होगा कि बच्चे अपने शिक्षक का अनुकरण करते हैं। आप भी अपने परिवार में देखते होंगे कि जो भी टीचर बच्चों को सबसे अधिक अच्छा या फिर प्रिय लगता है वह उस विषय को सर्वाधिक पढ़ता भी है और वह उस शिक्षक का क्या करता है, जो शिक्षक कार्य करता है उसका अनुकरण भी करता है और हमें घर पे आकर भी वो बताता है उस टीचर के बारे में कि आज उस टीचर ने ऐसा किया, आज वो टीचर ऐसी ड्रेस पहन के आया था, वह इस तरह से बातें कर रहा है। तो सबसे अधिक जो बच्चा अनुकरण करता है वह किसका करेगा, शिक्षक का अनुकरण करता है। ठीक है, तो ये आज हमने जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी उसके अंतर्गत हमने 2 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो शिक्षण विधियों से संबंधित था और एक शिक्षण सिद्धांत से संबंधित है। ये हमने 5 नंबर का हमारा एक और टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि प्रश्न, जिसको हम अंत में करेंगे क्योंकि वह हमारा जो लैंग्वेज फर्स्ट है उससे संबंधित नहीं है। तो इसको हम जो हमारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके अंत में करेंगे। तो आज हमारी जो पहली यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इसके आगे हम अपनी दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।